लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास 5th वीडियो है। इसके पहले हमने सीखा है कि अलग अलग टाइप के लीनियर इक्वेशन अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, किस मेथड से सॉल्व करने में हमको आसानी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने 2-3 एप्लीकेशन देखे थे कि एप्लीकेशन को कैसे अपने इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसके बाद वहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आया है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि कोई भी एक फ्रैक्शन दिया है, उसके न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू है और डिनोमिनेटर पे कौन सी वैल्यू है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन होता है वो सब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप न्यूमरेटर को एकदम नंबर की तरह रखिए कि न्यूमरेटर भी एक नंबर ही होता है। कोई भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन जब भी आप देखते हैं कि जैसे 3/5 हो गया, इसको ही फ्रैक्शन बोला जाता है। जो ऊपर वाली वैल्यू रहती है उसको न्यूमरेटर बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू रहती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, नहीं याद रहता है तो जो डाउन वाली वैल्यू है उसको डी, और डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन हो जाता है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन दिया है। फ्रैक्शन की जैसे देखोगे न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। आप एक नंबर भी सोच सकते हो, हमको तो निकालना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये एक नंबर एज्यूम करें, है तो कोई एक नंबर ही, इन दोनों में कोई रिलेशन होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा बोला रहता कोई 3 डिजिट का नंबर है तब हम लोग बता सकते हैं इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन होता है। अगर कोई नंबर रहता है तो उसमें हम लोग अज्यूम पहले ही हम लोग को नंबर देखने के बाद पता चल जाता है 2 को मल्टीप्लाई 10 से करो प्लस 1 को मल्टीप्लाई 1 से करो तो आता है 28। ये तो हमारा पहले से ही हम लोग को रिलेशन पता है, यानी कि हमारे पास कंडीशन पहले से ही पता रहती है। लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन में जो होता है, फ्रैक्शन में कंडीशन कुछ नहीं है, बस ये अलग नंबर होता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास। तो फ्रैक्शन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहली कंडीशन क्या दी हुई है? पहली कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जो है, यानी कि नीचे वाली जो टर्म है वो न्यूमरेटर का डबल कर दो, उसके बाद उसमें 4 ऐड कर दो, यानी कि 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। द डिनोमिनेटर इज, अगर ऐसा मैं लिख सकता हूँ, डी से डिनोमिनेटर कर देता हूँ मैं, और एन से अगर मैं न्यूमरेटर कर देता हूँ, तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी? मेरी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो इक्वल है, कैसे? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर के, उसके बाद उसमें ऐड करूंगा 4। पहली कंडीशन यही है। पहली कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर इज 4 ग्रेटर देन, 4 मोर देन बोल दिया, मतलब कि 4 ग्रेटर है उससे, यानी कि प्लस 4 करेंगे, उसके न्यूमरेटर को डबल करने के बाद प्लस 4 करेंगे, तब जाके हमारा डिनोमिनेटर आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? कि यानी कि सबसे पहला कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर को डबल करने के बाद, डबल करने से इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो डिनोमिनेटर इज ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, ऐसा नहीं बोला है। डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर को ट्वाइस करने के बाद 4 उसमें ऐड कर दो, तब जाके डिनोमिनेटर के इक्वल आएगा। यहाँ तक समझ रहा है? अभी मैंने डी से डिनोमिनेटर एन फॉर न्यूमरेटर क्यों बोला? क्योंकि हमको अभी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐसा लिखना आसान, इतना बड़ा बड़ा लिखना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा मैं डी और एन ले लेता हूँ। ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि डी इज इक्वल टू 2n + 4, ऐसा मेरा पहला इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? डी और एन क्यों लिया हूँ? ताकि आप लोगों को समझ में आए, डी फॉर डिनोमिनेटर है, एन फॉर न्यूमरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में से भी अगर 6 माइनस कर दोगे और डिनोमिनेटर में भी 6 माइनस कर दोगे, तब क्या वैल्यू आती है कि तब जो डिनोमिनेटर होगा वो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर होगा। मतलब तो हमारा नया न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? हमारा न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? n-6 हो जाएगा, है ना? क्योंकि न्यूमरेटर में से 6 माइनस करेंगे तो n-6 ही होगा। जैसे भी 20 था उसमें 6 माइनस करेंगे 14, तो इसको 20-6 ही तो लिखूंगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? n-6 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नया न्यूमरेटर हमारा n-6 हो गया है, और नया डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? न्यू डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू d-6। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऐसे क्यों ऐसा मैंने किया हुआ है? अब मैंने ऐसा n-6 और d-6 लिखा ही क्यों? क्योंकि अभी जो रिलेशन बता रहा है वो नए डिनोमिनेटर, नया न्यूमरेटर और नए डिनोमिनेटर के बीच का रिलेशन बता रहा है मुझे। ऐसा नहीं है, अगर मेरा पुराने के बीच का रिलेशन बताता तो मैं पुराना वाला ही लिखता, लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि नया न्यूमरेटर क्या हो गया है हमारा, 6 माइनस कर दिया, नया डिनोमिनेटर क्या हो गया, उसमें से 6 माइनस कर दिया, तब जाके हमको कंडीशन बता रहा है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक आप लोग को कि मैंने ऐसा क्यों n-6 और d-6 क्यों लिखा? उसके बाद बोल रहा है अभी नया डिनोमिनेटर मेरा ये न्यूमरेटर ये हो गया, नया डिनोमिनेटर ये हो गया,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नया नया मिल गया। अब बोल रहा है जो डिनोमिनेटर है, अभी नया जो डिनोमिनेटर क्या है, d-6 है, वो जो है 12 टाइम्स है न्यूमरेटर के, नया न्यूमरेटर के है। हाँ, पहले उसने बताया कि पहला हम लोग को नया न्यूमरेटर नया डिनोमिनेटर बनाना है, ये याद में ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर सकते हैं, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, d इज इक्वल टू 12l नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बता रहा है कि पहले उसने एक कंडीशन ऐड करी कि अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तभी जाके हमारा d इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ न्यू न्यूमरेटर होगा। पुराने वाले के नहीं, पुराना वाला हमारा एक कंडीशन बन गया है, नया वाले में हमको एक कंडीशन बताया है कि न्यूमरेटर को ऐसा करेंगे तब डिनोमिनेटर को ऐसा करेंगे तब जाके होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? तो मैं d-6, नया डिनोमिनेटर मेरा d-6 है, ना कि खाली d है। समझ में आया? d-6 इज 12 टाइम्स द n-6, नए न्यूमरेटर के 12 टाइम्स है। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ से हमको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल जाएगी। अभी n और d भी लिख सकते हैं हम लोग और x और y भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? x और y में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से करेंगे तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं आएगी। अगर मैं x को डिनोमिनेटर ले लेता हूँ और y को ले लेता हूँ न्यूमरेटर, तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। तभी भी जो सॉल्व हो जाएगा, आप n और d लेके करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार n d को लेके करो, उसके बाद आप x और y को लेके करना है आप लोगों को। मैं n और d को लेके करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देखना आसानी हो जाएगा और तभी आपको समझ में आएगा कि मैं x और y हमेशा x और y क्यों एज्यूम नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। मैं d और n भी एज्यूम कर सकता हूँ, a और b भी, मैं कि a और p भी अपना नाम के p रख सकता हूँ, k और p, कुछ भी एज्यूम करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। यानी कि आपकी जो वैल्यू एज्यूम किया हुआ है आपको बाद में उसको बताना है कि आपने x डिनोमिनेटर को एज्यूम किया था, किया आपके ने x जो है वो न्यूमरेटर को एज्यूम किया था। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यानी कि अभी तक हमने जो d और n को लेके सॉल्व किया था, मैं d और n को लेके सॉल्व करूँ या फिर x और y को लेके सॉल्व करूँ, तो मैं d और n को लेके करता हूँ। मैं अपने मन से ले रहा हूँ, आप लोग अगर देखते रहोगे तो कमेंट बॉक्स में बोलोगे x y लेके करने को, तो मैं इसी प्लेलिस्ट में x और y को भी एज्यूम करके बता दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है। d और n तो देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आएगा, आप न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आपको डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो मैं एज्यूम क्या करूँगा, लेट n बी दैट न्यूमरेटर एंड d बी द डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ मैं। तो जैसे ही एज्यूम करूँगा तो मैं पहला अपना रिलेशन लिख लूँगा जैसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखता हूँ लेट x बी द न्यूमरेटर, लेट n बी द न्यूमरेटर एंड d बी द डिनोमिनेटर। यहाँ तक कोई डाउट है? n और d मैंने क्यों लिया है? क्योंकि न्यूमरेटर में बार बार इतना बड़ा सा नहीं लिखना चाहता था, डिनोमिनेटर में बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना चाहता था, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। न्यूमरेटर को n लिख दिया, डिनोमिनेटर को d लिख दिया है। आप x y लेके करना है, आपको n और d लेके नहीं करना है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप x y अभी आप एक बार n और d वाला लेके जैसे ही करोगे, उसके बाद आप जब करोगे ना तो आपको समझेगा अच्छा हाँ यहाँ पे मेरी गलती हो रही थी। क्यों? क्योंकि आपको तब समझेगा x मैंने किसको एज्यूम किया है और वो x न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है। जब रिलेशन गलत कब होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसको न्यूमरेटर लिए थे किसको डिनोमिनेटर लिए थे, उसी में आपकी गलती होने वाली है। लेकिन अगर आपने n और d ले लिया है तो आपका गलती नहीं होने वाली है। तो इसीलिए पहले बोल रहा हूँ आप न्यूमरेटर और n और d लेके सॉल्व करके देखो, उसके बाद आपको x और y के लेके करना है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने पेपर चेक करने वाला कोई भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमेशा आपका n और d देख के सही ही कर देगा, गलत रॉन्ग भी कर सकता है। मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप x y देख के करोगे टू बी 100% श्योर कि अगर वो सही कर दिया या फिर टिक कर दिया, आता है वैसे सबको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने सेफ्टी के लिए x और y को लेके ही करना। क्वेश्चन पेपर में जब करना आपको अगर समझना है, आप d लेके करो, कुछ भी लेके करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी आपके एग्जाम में आएगा आप x और y लेके करना। मैं n d किस लिए समझा रहा हूँ वो पर्पस आप समझना चाहो। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, यानी कि उसी का न्यूमरेटर 2n हो गया और +4 कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है? तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन से क्या होगा हमारा,
डिनोमिनेटर यानी कि d इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड ग्रेटर देन 4। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। कोई डाउट रहेगा तो आप तुरंत पूछ सकते हो। मैंने n और d लिया हुआ है, इस बार x और y नहीं लिया हुआ है आपके समझने के लिए। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या करता है, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही बदल गया है, वही नहीं है। न्यूमरेटर को -6 कर दिया है, डिनोमिनेटर अभी पहले आपको बताया था यहाँ पे 20 - 6 हो गया है। वो अगर 20 होता तो, हाँ ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं, 20 ही है। अभी न्यू डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया है, न्यू डिनोमिनेटर क्या है d-6 एंड न्यू न्यूमरेटर क्या है n-6। समझ में आ रहा है, नया हमारा n-6। अभी हमको इसके ऊपर काम करना है, ना कि d और n के ऊपर। n-6 d-6 मैंने क्यों बोला है आपको समझना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा n और d के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो है इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो अभी न्यू जो हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, न्यूमरेटर में से भी 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम हो जाता है न्यूमरेटर के। तो 12 टाइम होता है न्यूमरेटर के, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अभी ये हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन d-6 यानी कि नया वाला जो डिनोमिनेटर है वो इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ नए वाले न्यूमरेटर के। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्यों ऐसा लिखा है मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। हमने n पुराने वाले पे नहीं देखा है, पुराना रिलेशन जो था उसको हम तुरंत ही कंडीशन में ही हम लोग को चेंज कर दिया है कि d-6 और n-6 कर दिया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, d-6 इज इक्वल टू 12n-72। ठीक है, हमारा पहला इक्वेशन यहाँ पे मिला था d इज इक्वल टू 2n। ये वाले इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ यहाँ पे रफ करके। क्यों मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल वाला टर्म एक साइड रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, d-2n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बस इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, नहीं किया था मैंने इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, वेरिएबल वाले टर्म, वेरिएबल यानी कि एक्स वाई अल्फ़ाबेटिकल जो टर्म है उसको मैं एक साइड रखूँगा और नंबर वाले टर्म को दूसरे साइड रख दूंगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये समझने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए कि एक्स और वाई एज्यूम कब करना है, कैसे करना है, आपके ऊपर है। आप बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाएगा, जैसे ही आप कुछ भी एज्यूम करो आपको तुरंत, आपको बोला था पिछले वेले में स्मॉल नंबर है और ग्रेटर नंबर है, तो उसमें भी एक्स और वाई कैसे हमने एज्यूम किया था वो भी बताया था मैंने। और इसमें मैं क्यों d और n कर रहा हूँ वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये -6 और यहाँ पे -6 कैसे आया हुआ है। यहीं पे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। मार्च 2020 में आया हुआ था, यहीं पे प्रॉब्लम सबको हुई थी। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, न्यू वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड लेके आया, तो d-12n इज इक्वल टू 6 को उस साइड लेके जाऊंगा, +6 हो जाएगा, +6 और 72 में माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 66, वो भी माइनस में। ये मेरा इक्वेशन नंबर बन गया 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बहुत ही आसान है, हमारे पास इक्वेशन बन गया है। डी देख रहे हो, पहला वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो गया है। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे आप लोगों को? नहीं है, बहुत आसान होने वाला है इक्वेशन। तो हम लोग अपनी वैल्यू निकालते हैं। अभी क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, 1 इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों 1 में से 2 को किया है पता है आप लोगों को? इसको मेरे को प्लस करना था, माइनस करूंगा तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने प्लस, मेरे को प्लस अच्छा लगता है इसलिए मैंने क्या किया, मुझे अच्छा लगता है, यानी कि आप लोग को भी अच्छा लगना चाहिए। आप निगेटिव वैल्यू के साथ ज़्यादा मत जाओ। जैसे ही आप निगेटिव वैल्यू में जाते हो आपका साइन मिस्टेक होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, आप साइन मिस्टेक कर ही देते हो। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखने का ट्राई करो। नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन आपके जहाँ तक होता है आपको ट्राई करना है पॉजिटिव वैल्यू की। तो क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी सब्ट्रैक्ट किया है, 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, d-2n ऐसे ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 4 लिखा है मैंने यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ d-12n इज इक्वल टू -66। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? माइनस किया, ये प्लस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा प्लस, d और d कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10n इज इक्वल टू 60 70, तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, यानी न्यूमरेटर हमारा क्या आ जाएगा 7। कोई डाउट है? बहुत ही आसान हो गया, न्यूमरेटर की वैल्यू तुरंत हमारे पास 7 आ गई। अभी यही n की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा, जहाँ पे मेरा d अकेला होगा यहाँ पे रख देता हूँ।
तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करूँगा, पुट n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। कोई डाउट है यहाँ तक? 1 में क्यों रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ से मेरी d के डिनोमिनेटर की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी मुझे। हर एक स्टेप आप क्यों समझना, आप क्वेश्चन जब कर रहे हो ना, आप क्यों समझना चाहो कि आपने क्यों किया है ये। जैसे ही आपने क्यों समझ गया ना कि मुझे करना क्यों है, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा सम ही सॉल्व हो जाएगा आपके सामने। तो इसमें रखा तो मैंने d माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 4 है ये, ठीक है। तो d माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, तो d की वैल्यू आ गई है मेरी 14 प्लस 4 18, यानी कि हमारी डिनोमिनेटर क्या है और न्यूमरेटर क्या है हमको मिल गया है। इसीलिए आंसर में लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर इज 18 एंड न्यूमरेटर ऑफ द फंक्शन फ्रैक्शन इज 7। कोई डाउट है यहाँ तक? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से करना है। आपको x और y के टर्म में प्लीज आप x और y एज्यूम करके एक बार करके आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x और y एज्यूम करेंगे, खाली ये आपको यहाँ पे ही प्रॉब्लम आएगी। कब प्रॉब्लम आएगी कि आपने डिनोमिनेटर को x एज्यूम किया है कि न्यूमरेटर को x एज्यूम किया है, बस। बाकी कहीं पर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। या तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि एज्यूम क्या करना है, तो आप समझ लो जो हमको फाइंड आउट करना है 90% चांस में वही हमको एज्यूम करना रहता है। यानी कि अगर हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर को x और न्यूमरेटर को y एज्यूम करना है हमको, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? सब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन रीड करेंगे जैसे ही आपको समझेगा कि आपके पास 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, उनको एक ट्रक में लोड करना है जिसकी कैपेसिटी कुछ दी हुई है, ठीक है। समझ लो, अगर उसने क्या बोला है, सबसे पहला कंडीशन ही आपको बता देता हूँ। 150 बॉक्स ऑफ A और 100 समझ लो बॉक्स B, क्या मैं ऐसे ही बता रहा हूँ अभी आपको। वो टोटल मिला के जब ये 100 बॉक्स A का रखते हैं और 150 बॉक्स A का रखते हैं और 100 बॉक्स B का रखते हैं, तो हमारा 10 टन मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 kg हो जाएगा, है ना। 1 टन में 1000 kg होता है, तो 10 टन में 10 इंटू 1000 kg। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी बोल रहे हैं 150 बॉक्स ऑफ A और 100 बॉक्स ऑफ B दोनों को मिला के। अभी इसका ये मतलब हुआ क्या कि 150 ये और 100 ये इज इक्वल्स टू 10,000 हो रहा है। ऐसा है क्या? 150 और 100 को ऐड करने बाद 10,000 कभी होता है, ये एक्सप्रेशन गलत हो गया। यानी कि ये 150 बॉक्स का हमको क्या निकालना पड़ेगा? वेट निकालना पड़ेगा। और 100 बॉक्स का क्या निकालना पड़ेगा? वेट निकालना पड़ेगा। दोनों का जब वेट निकालेंगे तब जाके हमको समझेगा कि अच्छा ये वाला इतने केजी का बॉक्स हुआ है, ये वाला इतने केजी का बॉक्स हुआ है, तब जाके हमारा ट्रक पूरा कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, 150 बॉक्स ऑफ ये है, यानी कि 150 बॉक्स ऑफ ये, लेकिन एक बॉक्स कितने का है? अगर एक बॉक्स 10 केजी का रहेगा तो 150 का 1500 केजी ये हो जाएगा, है ना। और ये बॉक्स कितने का रहेगा? मतलब 100 बॉक्स है तो उसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 85 से, 1500 केजी प्लस 8500 केजी, टोटल 10,000 केजी हो गया। यानी कि हमको क्या करना है, जो जितने बॉक्स है उस टाइप के बॉक्स में कितने केजी आता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा आएगा आंसर, तभी हमारा टोटल वैल्यू इसका आएगा। इस बॉक्स का टोटल कितने किलो का है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा? अगर हम 1 बॉक्स का 150 है, अगर एक केजी का एक बॉक्स होता तो 150 होता। अगर 2 केजी का होगा तो 150 इंटू 2, अगर 3 केजी का है 3 किलो का रहेगा तो 150 इंटू 3, 4 केजी का रहेगा तो 150 इंटू 4। लेकिन हमको पता नहीं है कितने केजी का है, तो अगर हम उसको ले लेंगे 150 इंटू एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो यानी कि 150 इंटू एक्स हो जाएगा ये। अभी ये वाला बॉक्स अलग है, ये 100 बॉक्स है। अगर एक बॉक्स रहता, 1 केजी का एक बॉक्स रहता तो मैं लेता 100 इंटू 1, है ना। समझ में आ रहा है? मैं एक्स और वाई क्यों एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि हमको पूरा वेट निकालना है इसका। ये बॉक्स का पूरा वेट निकलेगा तभी ऐड करूंगा ना दोनों वेट को। वेट प्लस वेट इज इक्वल टू वेट। वेट को ऐड करके ही हमको मिलेगा ना वेट। बॉक्स को 2 बॉक्स को ऐड करके, अगर आप बोलोगे 10 बॉक्स ये है, 10 बॉक्स ये है, 20 बॉक्स है, तो 20 बॉक्स इज इक्वल टू नहीं है, 20 बॉक्स का वेट इज इक्वल टू 10 इतना केजी है। तो 20 बॉक्स का वेट कैसे निकलेगा? एक बॉक्स का वेट हमको पता रहना चाहिए। अभी वही एक बॉक्स का वेट हमको नहीं पता है, वही एक बॉक्स का वेट हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? क्या करेंगे, लेट x be the weight of A and y be the weight of box B,
समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट कंडीशन से हमको क्या समझ में आएगा? फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है हमारी? 150 बॉक्स ए का कितना है? 150। अगर बॉक्स ए का 2 kg का होता है ना, तो 150 इंटू 2 करता हूं मैं, तो मेरा 300 kg आता। समझ में आ रहा है? अगर 3 kg का होता तो 150 इंटू 3 करता है, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्स को, एक बॉक्स कितने kg का है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल kg मेरा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 150 को मल्टीप्लाई, अभी x kg का है वो, तो मैं क्या करूंगा 150 इंटू एक्स प्लस करूंगा। प्लस क्यों कर रहा हूं? अभी जैसे ही आपका इक्वेशन बनेगा तब मैं बताता हूं। y बी द वेट ऑफ बॉक्स b, अभी बोल रहे हैं 150 बॉक्स a का और 100 बॉक्स जो है, 100 बॉक्स इसका b का। अभी 100 बॉक्स है तो 100 बॉक्स का वेट कैसे निकलेगा? 100 बॉक्स इंटू एक बॉक्स कितने kg का है? जैसे अभी बताया था मैंने, एक बॉक्स अगर 5 kg का है तो 2 बॉक्स कितने का? 2 इंटू 5, 3 बॉक्स 3 इंटू 5। वैसे ही 100 बॉक्स इंटू एक्स है, हमको kg पता नहीं है, तो क्या करूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय वाई कर दूंगा, इज इक्वल टू, इसको 100y भी लिख सकता हूं मैं। अभी इसका वेट और इसका वेट दोनों बॉक्स से भी ऐड कर दिए, टोटल ट्रक भर गया मतलब टोटल ट्रक में वेट कितना आ गया? टोटल ट्रक में वेट आ गया 10 टन। टन को मल्टीप्लाई बाय कर देता हूं मैं 1000, तो हो जाएगा मेरा kg। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन? 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000 kg। इक्वेशन 1 बन गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? x और y मैंने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि 150 बॉक्स दिया हुआ था, मेरे को एक बॉक्स का वैल्यू पता नहीं है। एक बॉक्स अगर मेरा 2 kg का होगा तो 150 बॉक्स कितने का होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 kg का रहेगा तो 3 से बढ़, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कितने kg का है, इसलिए मैंने उसको x ले लिया है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? हम सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकेंड कंडीशन में थोड़ा सा ट्रिक है, बहुत आसानी है, समझ जाओगे आप लोग। बोल रहे हैं 260 बॉक्स ए का तो आ जा रहा है, लेकिन 260 बॉक्स ए और रख दिए तो उसमें और 40 बॉक्स बी का आ जा रहा है। बता यही रहा है कि 260 बॉक्स ए का है और 40 बॉक्स बी का है। बताने का थोड़ा सा तरीका अलग है। बोलता है 260 बॉक्स जब मैंने ये भर दिया तो उसमें और 40 आ सकता है, इसका मतलब 40 और है ना उसमें डाल सकते हैं, मतलब कि इन दोनों का ऐड करने के बाद फिर से 10,000 kg आएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा 260 ऑफ बॉक्स ए, यानी कि 260 को मल्टीप्लाई करूंगा एक बॉक्स ए की, 1 kg की, एक बॉक्स की कितनी वैल्यू है? अगर एक बॉक्स की कितनी 1 kg रहेगी तो 260 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो मेरा 260 kg आएगा। बॉक्स ए की वैल्यू, बॉक्स ए का वेट अगर 2 kg रहेगा, 260 से मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा। बॉक्स ए की वेट अगर मेरा पास 3 kg रहेगा 260 के मल्टीप्लाई, लेकिन वो बॉक्स ए का हमारे पास वैल्यू पता ही नहीं है तो हमने उसको x लिया है, तो 260 मल्टीप्लाई बाय x किया, प्लस 40 बॉक्स और आ रहा है, यानी कि 40 बॉक्स 40 मल्टीप्लाई बाय y करूंगा तो हमारे पास कितना होता है? जाके ट्रक भर जाता है, मतलब ट्रक का वेट कितना हो जाता है? 10,000 kg। समझ में आ रहा है? यानी कि 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000 kg। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? मैंने x और y से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, मतलब थोड़ा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अगर कोई भी डाउट रहता है आपने में क्यों लिया है ऐसा, तो आप पूछ सकते हो, तो मैं बताने का ट्राई करूँगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारा हो चुका है रेडी। अभी दोनों इक्वेशन का हमको कौन से मेथड से सॉल्व करना है वो हमारे अभी देखते हैं। यहाँ पे 150, 100 और 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 260 और 40 और 10,000 लिखा। अभी ये 40 को जब मैं देख रहा हूँ, 40 को मैं 200 बना सकता हूँ। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 200 बन जाएगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी 200, तो मेरा ये देखो इक्वेशन आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अभी यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि 0 0 0 तीनों टाइप का कैंसिल होगा। 15y प्लस 10y, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000 आ सकता है, लेकिन मैंने नहीं किया है, उस टाइम पे नहीं ध्यान आया मुझे, तो नहीं किया मैंने। तो वैसे आप भी कर सकते हो, आपको जैसे जैसे क्लिक होते जाएगा तो आप आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ इस एक ही स्टेप में। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 150 इंटू 2 तो हो जाएगा 300x प्लस 200y इज इक्वल टू 10,000
10,000 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2 से, तो 20,000। और इसको जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1300x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 50,000। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3 और ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। अभी क्या करूँगा मैं, इक्वेशन 3 को ये वाला वैल्यू बढ़ा दिया है, इक्वेशन 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं। कुछ भी कर सकते हो आप आगे पीछे, बस सब्ट्रैक्ट से निगेटिव सिंबल का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 1300x पहले ही मैंने लिखा है प्लस 200y इज इक्वल्स टू 50,000। और यहाँ पे क्या आएगा, 300x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 20,000। यहाँ पे 50,000 था, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। 1300 माइनस 300 1000x हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये 30,000x बच जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी मेरे पास, 30 से 30 कैंसिल कर सकता हूँ, डिवाइड होगा वैसे भी, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 kg। x मेरा kg में आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ही kg कर दिया हुआ था, समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू जैसे ही किसी भी एक इक्वेशन में रखूंगा, जो मेरा सबसे आसान इक्वेशन दिख रहा होगा उसी में रख दूंगा मैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसी में रख देता हूँ। चलो तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देता हूँ मैं। फर्स्ट वाले इक्वेशन में जैसे ही रखा तो मेरा आ गया 150 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 100y इज इक्वल्स टू 1 10 100,000 10,000, ठीक है। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 4500 प्लस 100y इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। सबके पास डबल डबल जीरो दिख रहा है तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ लो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, वही किया ना। तो डिवाइडिंग बाय 100 करूँगा तो 45 आ जाएगा, 45 इस साइड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस 45, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है 55 kg। अभी x और y क्या था हमारा, x क्या था हमारा, तो यानी कि वेट ऑफ बॉक्स A इज 30 kg एंड वेट ऑफ बॉक्स B इज 55 kg। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या कैसे किया है मैंने, बहुत ही आसान था, बस मुझे समझना था कि मैंने x और y को कैसे मल्टीप्लाई करना है। 150 और 100 नहीं कर देना है, y और x के क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको पता नहीं था क्या कि एक बॉक्स का वेट कितना है, हमको वेट ऐड करना था ना, हमको लास्ट में वेट का वैल्यू दिया हुआ था, यानी कि ट्रक में कितना वेट आता है वो दिया हुआ था, तो एक बॉक्स का वेट और वो बॉक्स का है। अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 150 बॉक्स ये प्लस 100 बॉक्स ये इज इक्वल टू 10,000 kg, ऐसा नहीं बोल सकते। 150 बॉक्स का वेट प्लस 100 बॉक्स का वेट, तो है 150 बॉक्स का वेट। 150 बॉक्स अगर 1 kg का होता मल्टीप्लाई 1 करते, 2 kg का तो 2 से करते, 3 kg का होता 3 से करते। समझ में आ रहा है, क्लिक हो रहा है थोड़ा बहुत, आप थोड़ा सा इसको एक बार और प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमको बॉक्स दिया हुआ था, 2 टाइप का बॉक्स था, दोनों टाइप के बॉक्स को हम लोग ऐड करके 10 टन नहीं कर रहे थे, बॉक्स का वेट कर रहे थे। यानी कि अगर लेफ्ट साइड में आपका वेट है तो राइट साइड में भी आप अगर वेट ऐड करोगे तभी वेट आएगा, सही है ना। वैसे ही हम लोग को इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक विशाल नाम का लड़का है, वो 1900 किलोमीटर टोटल ट्रैवल करता है, कुछ तो बस से करता है, कुछ प्लेन से करता है। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले देखो कि डिस्टेंस बाय बस प्लस डिस्टेंस बाय प्लेन, मतलब डिस्टेंस बस से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और प्लेन से जितना डिस्टेंस किया ट्रेवल, टोटल 1900 किलोमीटर ही होगा, है कि नहीं। यानी कि टोटल 1900 किलोमीटर ही उसने ट्रेवल किया हुआ है। तो डिस्टेंस बाय बस और डिस्टेंस बाय प्लेन ऐसा मैं कर सकता हूं। तो अगर इतना बार बार बड़ा बड़ा मुझे लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस कितने बस से कितना किया, उसके बाद प्लेन से कितना किया, उसके बाद मैं 1900 लिखूंगा। तो अगर मैं डिस्टेंस बाय एक्स को बस एक्स एज्यूम कर लूँ, या इसको बी भी कर सकते हो, इसको पी भी कर सकते हो, यानी बस से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बी है और प्लेन से जिसको किया वो ये है और वो पी है। लेकिन मैं इसको क्या करूँगा,
एक्स और वाई को ही टर्म में, क्योंकि एक्स वाई बार बार लोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा, क्योंकि पी ए बी सी डी ये सब अज्यूम करते जाओगे तो जैसे आप आगे जाते हो तो आपको आगे बहुत सारे इक्वेशन बनने वाले हैं। तो हमेशा एक्स और वाई जेड, एक्स वाई जेड होता है, पी क्यू होता है, एम एन होता है, तो जो स्टैंडर्ड हो गए हैं ना उसी को ज़्यादातर यूज़ करो। आपको समझने के लिए मैं भले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन आप यूज़ हमेशा एक्स और वाई करना। बाकी आप जो नहीं यूज़ करना चाहते, जिसका एग्ज़ाम नहीं है, जो वैसे ही सीखना चाहता है, उसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर आने से मतलब है। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय बस को मैं अगर x लेता हूँ, डिस्टेंस बाय प्लेन को मैं अगर y ले लेता हूँ तो मेरा 1900 हो जाता है। समझ में आ गया मैंने ये ऐसा क्यों किया है, इतना बड़ा लिखता, इससे अच्छा मैंने x प्लस वाई कर देता हूँ। x क्या है, डिस्टेंस बाय बस है, y क्या है, डिस्टेंस बाय प्लेन है। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरे कंडीशन में मुझे देखो डिस्टेंस नहीं दिया, दूसरे कंडीशन में मुझको टाइम दिया हुआ है। तो टाइम का सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला रहना चाहिए, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर वेलोसिटी बोल सकते हो, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी कि टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू, ये तो डिस्टेंस था, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया मेरा। दूसरे में मेरे को क्या दिया हुआ, 5 आवर दिखा रहा है यहाँ पे, 5 आवर दिखा रहा है यहाँ पे। तो 5 आवर मतलब टोटल हमारे पास क्या है, 5 घंटे में वो ट्रैवल कर रहा है, 5 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। तो सबसे पहले हमको टाइम, यानी कि बस से कितना टाइम तक ट्रैवल किया है और प्लेन से कितना टाइम ट्रैवल किया है, दोनों का टाइम मिला के तो 5 घंटा होगा। सही बात है ना, यानी कि बस का और प्लेन का दोनों का टाइम मिलाने के बाद हमारा 5 घंटा कंप्लीट होना चाहिए। तो टाइम इसको डिस्टेंस हमारा कितना है, x है ना, तो x डिवाइडेड बाय कितना, बस से कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, x बाय 60 प्लस डिस्टेंस बाय प्लेन क्या है, y बाय 700 है। स्पीड कितनी है, डिस्टेंस क्या है, y है, और स्पीड कितनी है 700 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। तभी तो यहाँ पे आएगा x बाय 60 प्लस y बाय 700 इज इक्वल्स टू 5 आवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है, इक्वेशन बन गया, यानी कि यहाँ पे मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पे मेरा दूसरा इक्वेशन बनेगा। अभी तक समझ में आ गया क्यों मैंने आपको x और y क्यों लिया हुआ है। ठीक है, अभी समझ गए ना आप लोग कि x और y क्यों क्या अज्यूम करना है। तो मैं ले लेता हूँ, लेट x बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड y बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन। आसान लग रहा है कि नहीं आप लोगों को, अभी अज्यूम कैसे करना है हमको, x और y मैंने क्यों अज्यूम किया है ये समझ में आ गया आपको। क्योंकि सबसे पहला मेरा x प्लस वाई, यानी कि x का डिस्टेंस यानी बस का डिस्टेंस प्लस प्लेन का डिस्टेंस, x प्लस वाई में मुझे क्या दिया हुआ है, 1900 दिया हुआ है किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। फ्रॉम, यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन के लिए हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम लेफ्ट साइड में हमारी जो दोनों वैल्यू ऐड हो रही हैं, ऐड होके हमारे पास अगर डिस्टेंस से आ रहा है तो दोनों डिस्टेंस रहना चाहिए। तो वैसे ही सेकेंड में हमको टाइम दिया हुआ है कि वो 5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेता है जर्नी, यानी कि जो टाइम लगा बस से और जो टाइम लगा प्लेन से, दोनों का टाइम ऐड करेंगे तो 5 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो टाइम का क्या फॉर्मूला है, तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला याद रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है, तो टाइम निकालने के लिए भी मतलब बस का टाइम निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, बस का डिस्टेंस बाय डिवाइडेड बाय बस की स्पीड। समझ में आ रहा है। तो दोनों का जब ये ऐड करूंगा तो मेरा 5 आवर कंप्लीट होना चाहिए। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद रखना है ये चीज। तो टाइम हमारा क्या है, यानी बस का टाइम कितना आया है, बस का टाइम क्या होगा, बस का डिस्टेंस है x डिवाइडेड बाय बस की स्पीड हमारे पास दी हुई है 60 प्लस इसका टाइम, प्लेन में कितना टाइम लगा, प्लेन में जितना टाइम लगा यानी कि प्लेन का डिस्टेंस है y अपॉन प्लेन की स्पीड है 700 इज इक्वल टू 5 आवर हो गया। समझ में आ रहा है इतना, बहुत ही आसान है। इसका टाइम, बस का टाइम प्लस प्लेन का टाइम दोनों मिला के 5 घंटे में कंप्लीट हो जा रही है जर्नी। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या मिलेगा, x बाई 60 प्लस y बाय 700 इज इक्वल टू 5। मैं ऐसा कुछ करूंगा ताकि ये या तो मेरा ये वाला कोएफिशिएंट सेम हो जाए या फिर ये वाला सेम हो जाए। तो ऐसा करने के लिए
थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि क्या करना है, 700 को 1 बनाऊंगा तो ये वाला यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगी, तो मेरे को थोड़ा सा फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको 1 बनाना चाहूँगा तो यहाँ पे मेरा वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बच जाएगा, जब तब मुझे ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप 2100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो दोनों का डिनोमिनेटर भी हट जाएगा, यहाँ पे 3y आ जाएगा, है ना, 7 3 21 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी भी आसान है। अगर फ्रैक्शन में लेके जाना चाहते हो तभी भी आसान है। तो मैं चलो फ्रैक्शन में नहीं लेके जाता हूँ, मल्टीप्लाई 2100 से कर देता हूँ, ठीक है। 2100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो x/60 मल्टीप्लाई बाय 2100 प्लस y/700 मल्टीप्लाई बाय 2100 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2100। समझ में आ रहा है क्यों किया है मैंने? क्योंकि और कोई वैल्यू ले रहा था तो मेरा डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बच जा रहा था। जैसे ही मैंने 2100 लिया, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 3 21 हो गया, ये 3y हो गया। अब इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी 3y हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 3 18 3 6 5 30, यानी कि 35x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 35x 3y इज इक्वल टू 10,500। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 3 तो मेरे पास बन गया, लेकिन यहाँ पे 3y है, यहाँ पे सिंगल y दिख रहा है मुझे, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, 1 को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अभी 3y दोनों दिख रहा है, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको, 4 इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से। 3 में से 4 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी दिख रही थी मेरे पास, ठीक है। 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500, और यहाँ पे आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ये वाली वैल्यू कैंसल आउट हो गई, यहाँ पे बचा 32x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4800, 4800, ठीक है ना। 4800 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4800 डिवाइडेड बाय 32, तो x की वैल्यू मेरी पास आ गई 150, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया है, कितना 150 किलोमीटर किससे चला है, वो ट्रेन बस से चला हुआ है। तो x की वैल्यू 150 रख दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, पॉज कर, यानी कि हमारा आंसर आ गया x, यानी कि बस से कितना ट्रेवल किया है वही हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो क्या हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 150 किलोमीटर, ठीक है। बंद कर दें।